हेलो फ्रेंड्स, मैं तो स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 25 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स सब आपका पूरा जो है कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिस्टिक्स जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है बताया जाएगा। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो है सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कहते हैं गुड गवर्नेंस डे, तो ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्हें भारत रत्न कहा जाए तो कोई वो नहीं है कि इनको, क्योंकि इनको जो है भारत रत्न भी दिया जा चुका है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जो है 2014 से सुशासन दिवस जो है मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा भारत के लोगों में जो है शासन में जवाबदेही के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया शासन में जवाबदेही? तो जो सरकार, जो आप सुने होंगे लाल फीताशाही, जो गवर्नमेंट होते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे, वो जो है सरकारी फाइलों को जो है दबा करके बैठ जाते थे, आगे नहीं बढ़ने देते थे, और उनकी कोई जो है जवाबदेहिता नहीं थी कि कोई काम क्यों किया, कोई काम क्यों नहीं किया। तो उसको बढ़ावा देने के लिए उनको जो है प्रशासन में लोगों को लोगों के प्रति जो है प्रशासन को जिम्मेदार बनाने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाने लगा। हम निश्चित रूप से इसको आप देख सकते हैं, पहले के समय में कुछ दिन पहले जब ये गवर्नेंस वगैरह उतना एक्टिव नहीं था, तब जो है एक गांव का जो लेखपाल होता है वो गांव में कभी आता नहीं था। लेकिन ये जब कुछ समय पहले की बात है, कुछ समय से गांव में जो है लेखपाल को आप देख सकते हैं। नहीं तो गांव में जो है लेखपाल का कभी दर्शन नहीं होता था। क्या ये इस बात से आप सहमत है कि नहीं है? आप बताइए। तो इसलिए जो है वही होता है, वो गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस को जो है बढ़ावा देने के लिए लोगों को जो है प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप करने के लिए उनको जो है जानने का अधिकार के वो मतलब जान लीजिए कोई काम हो रहा तो उसको जानने का अधिकार है उनको। तो इस सब को देखते हुए जो है गवर्नेंस दिवस जो है मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। इसका थीम भी देखिएगा इसी तरह से है। अब की बार बहुत अच्छा थीम रखा गया है, प्रशासन गांव की ओर। तो देखिएगा प्रशासन गांव की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रशासन गांव की ओर। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इंग्लिश में कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स विलेज, तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गुड गवर्नेंस डे इन्हीं के दिवस पर जो है मनाया जाता है। आज आप लोग को जो है, आज आप लोग सब लोग मैरी क्रिसमस जो है मना रहे हैं, क्रिसमस दिवस मना रहे हैं। तो हमारे तरफ से और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको जो है मेरी क्रिसमस डे। तो क्रिसमस दिवस जो है ईसा मसीह के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है। इनके उपलक्ष्य में जो है 25 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा में रहा पनामा नहर किन दो निकायों को जो है जोड़ती है? तो विकल्प में है काला सागर, लाल सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर। सही उत्तर आपका रहेगा बी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो है ये जोड़ा जाता है। ये पनामा नहर के द्वारा जो है ये जुड़ता है। तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका के अभी जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप नवनिर्वाचित है क्योंकि अभी ये 47वें राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं अमेरिका के। तो ये भी आपको याद रखना है, रिपब्लिकन पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि उनका प्रशासन जो है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पनामा नहर पर जो है नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के प्रयासों पर जो है विचार कर सकता है। यानी आपको अभी बताते हैं, पनामा नहर का नियंत्रण पहले अमेरिका के पास था जब बना था, उसके कुछ दिन बाद तक, उसके बाद से पनामा को दे दिया गया था। तो वो कह रहा है कि हम पनामा नहर पर जो पुनः नियंत्रण करने के लिए प्रयास करेंगे। तो पनामा नहर जो है 40 मील लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है, जो पनामा के इस्तमुस के पार है अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जो है जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसमें 3 प्रकार के जो है लाक लगाए गए हैं, जिन्हें जो है कृत्रिम झीलों और चैनलों द्वारा जो है सेवित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके द्वारा निर्मित यह अगस्त 1914 में जो है पूरा हुआ था। तो ये आपको याद रखना। और स्वेज नहर के साथ साथ दुनिया के 2 सबसे रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से ये है एक है। तो स्वेज नहर, आप लोग स्वेज नहर के बारे में आप जानते होंगे, 1869 में जो है इसको खोला गया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
1914 कहां से कहां तक जोड़ता है, तो ये आपको बताना है। ये बता दे रहे हैं अफ्रीका के आसपास और एशिया के आसपास है। अब आप बताइए कहाँ किसको किसको जोड़ता है। 1914 से लेकर के 1979 तक जो है नहर पर केवल अमेरिका का नियंत्रण था जब ये खोला गया था, क्योंकि अमेरिका इसको जो है फाइनेंस किया था, इसको ही पैसा जो है अमेरिका द्वारा लगाया गया, तो निश्चित रूप से अमेरिका ही इसको नियंत्रण करेगा। तो 1914 से 1979 तक इसका नहर पर नियंत्रण था, लेकिन जिसके बाद जो है नियंत्रण पनामा नहर आयोग के पास जो है चला गया। तो और 31 दिसंबर 1999 को पूरा नियंत्रण पनामा के पास जो है चला गया। तो तब से जो है पनामा के पास है, तो ये आपको याद रखना है। अब पनामा आप क्या कहेंगे, पनामा एक देश है, इसकी राजधानी पनामा सिटी है। अभी आपको वो भी दिखा देते हैं। तो ये देखिएगा पनामा ये पूरा जो है देश है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है इसके नीचे। तो ये देश है पनामा। पनामा जो है बहुत ये जान लीजिए इसका ऐसे करके थोड़ा सा पतला सा देश है, जहां से आपको ये यहाँ से कृत्रिम रूप से नहर बनाना ये आसान था, जिससे जो है दो बड़े महासागरों के बीच में जो है इधर क्या आएगा आपका प्रशांत, इधर क्या आएगा अटलांटिक, दोनों महासागरों के बीच को जो है जोड़ा जा सके। जिससे जो है आपको अगर पहले जानते होंगे आप मैं अगर देखेंगे तो यहाँ मान लीजिए अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र है, ये इधर पश्चिमी क्षेत्र है। अगर पूर्वी से पश्चिमी क्षेत्र आपको जाना है तो आपको पूरा ये जो दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है उसको जो है पूरा क्रॉस करके आपको इधर आना पड़ता था। अब पनामा नहर बनने से अमेरिका जो है यहाँ से और यहाँ जाने में सिर्फ ये पनामा नहर ही जो है क्रॉस करता है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा पनामा नहर कितना पतला सा जो है जुड़ा है, पतला मतलब बहुत पतला भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी जो है इसको जो है इस पे कृत्रिम नहर बनाना आसान है। तो इस तरह से दोनों जो है इसको जोड़ दिया गया है। तो इधर देखिएगा, नहीं तो पहले ये जो दक्षिण अमेरिका वाला ये पोर्शन है और ये उत्तर अमेरिका वाला ये पूरा घूम के आपको इधर इस साइड में आना पड़ता था। अब क्या है कि इसको जो है यहीं से जोड़ दिया गया, दोनों जो है कनेक्ट कर दिया गया है। तो याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के तहत कलाम रत्न पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है आपको बताना है। विकल्प में सुनील सिंह, नीरजा चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके प्रीतम सिंह। तो आपको सही उत्तर आपका लगाना है, नीरजा चौधरी को जो है कलाम रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब नीरजा चौधरी को क्यों दिया गया है, तो चौधरी चरण सिंह, पहले ये जानिए पुरस्कार के तहत 4 श्रेणी में जो है पुरस्कार दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। इस श्रेणी में जैसे इस अवार्ड में जो है कृषि हो गया, ग्रामीण विकास हो गया और पत्रकारिता हो गया, इसके क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है उल्लेखनीय कार्य के लिए। तो नीरजा चौधरी को जो है निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए जो है कलाम रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये आपका पूछा जा सकता है कि कलाम रत्न पुरस्कार जो है किस लिए दिया गया है नीरजा चौधरी को, पहला क्वेश्चन। दूसरे नंबर, कलाम रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नीरजा चौधरी को। और क्यों दिया गया है, तो निष्पक्ष जो है न्यूट्रल और जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के लिए जो है इनको जो है दिया गया है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रीतम सिंह को देखेंगे तो प्रीतम सिंह को जो कृषि के विकास के लिए जो है विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए जो है किसान पुरस्कार जो है फार्मर अवार्ड दिया गया है। तो प्रीतम सिंह को भी याद रखना है आपको। और अभी आपसे बताया 4 श्रेणियों में दिए गए हैं। और अगला देखिएगा, डॉक्टर फिरोज हुसैन को जो है कृषि अनुसंधान एवं नवाचार को जो है बढ़ावा देने के लिए कृषक उत्थान पुरस्कार दिया गया है। तो किसे, डॉक्टर फिरोज हुसैन को। तो इन्होंने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान किया था और इनोवेशन किया था। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जो है जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के लिए सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जो है सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि उन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इसको कौन देता है, तो किसान ट्रस्ट जो है किसान मंत्रालय के तहत, कृषि मंत्रालय के तहत ये देता है। याद रखना है। देखिए अभी कल 23 तारीख को, आज तो 25 हो गया, इनका जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया था। वो भी भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर जो है ये मनाया गया था। तो उसी के याद में जो है इसको दिया गया था। तो याद रखना है, राष्ट्रीय किसान दिवस पर ये दिया गया था। इसका थीम था किसान दिवस का, एम्पावरिंग फार्मर्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी सतत कृषि के लिए जो है किसानों को सशक्त बनाना। अब आपको बताना 23 को तो हम आपको बता दें कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, फार्मर्स डे। आपको बताना है 24 को क्या मनाया जाता है, क्योंकि हम इसको जोड़ करके आपको कल ही भी बताए थे। तो ये देखिएगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला देखिएगा, भारत के पहले बायो बिटुमेन
सड़क का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है सूरत, गुरुग्राम, नागपुर, कोलकाता। सही उत्तर आपका रहेगा नागपुर में जो है इसका उद्घाटन किया गया और भारत का पहला बायो बिटुमेन है। अब बायो बिटुमेन के बारे में आपको निश्चित रूप से आपके मन में उत्सुकता आएगा कि ये क्या है बायो बिटुमेन, जिसका जो है भारत में पहले सड़क का निर्माण किया गया है। तो आप जानते हो कि पराली से जो है, पराली आप जानते हो कि जिसे जो है धान जो काटा जाता है उसका जो नीचे वाला हिस्सा बचता है उसको पराली कहते हैं, या तो धान को जो है निकाल करके उसका जो पूरा हिस्सा होता है उसे पराली कहते हैं। तो ये जो होता है पराली से बनाया गया डामर होता है। डामर आप जानते हो कि जिससे जो है काला काला होता है जो सड़क पे जो है पड़ता है। तो पराली से जो है बनाया गया क्या होता है डामर होता है, उसके माध्यम से जो है ये बनाया गया। तो इससे क्या होगा पराली का भी यूज होगा, उसके बाद डामर का भी डामर बन जाएगा, तो पर्यावरण इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है काम हो जाएगा, पर्यावरण को कम से कम जो है नुकसान पहुंचा करके ये काम किया जा सकता है। तो नागपुर के मानसर में जो है नेशनल हाईवे 44 पर इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, नेशनल हाईवे 44 ये भी आपको याद रखना है। और नागपुर के मानसर में ये भी, तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, आप जानते होंगे सड़क के मामले में कितना फेमस है। तो ये नागपुर में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर देश के पहले बायो बिटुमेन जो है पराली से बना डामर से बने सड़क का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिस्टन फ्रास्टाडोटीर। तो ये आपको नाम देखिए थोड़ा सा है, तो किस देश की जो है प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो आपको बताना है, विकल्प में है आइसलैंड, फिलीपींस, नॉर्वे, आयरलैंड। तो कौन उत्तर सही है आपका? पहला उत्तर सही है, आइसलैंड की जो है क्रिस्टन फ्रास्टाडोटीर जो है ये आइसलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। तो ये जो है क्रिस्टन फ्रास्टाडोटीर आइसलैंड की सबसे कम उम्र की जो है सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। ये पूर्व प्रधानमंत्री बी बेनेडिक्टसन के जो है स्थान पर चुनी गई है। तो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी है? यही बनी है। तो आपको बताना आइसलैंड की ये जो है बनी है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेक्वाजिक है, देखिए रेक्वाजिक है। तो अभी आपको मैप में भी दिखा देते हैं। आपको राजधानी जब कोई पूछे तो उसको आपको याद रखना है, क्योंकि जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इससे डायरेक्टली। अभी आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो देखिएगा इसका रेक्वाजिक आइसलैंड की राजधानी है, काफी शांत प्रिय देश है, ग्रीनलैंड के जो है नीचे है और यूके के जो है इसे उत्तर पूर्व पश्चिम में है। तो आपको याद रखना है। अभी यूपीपीसीएस का 22 दिसंबर को जो है पेपर हुआ, उसमें देखिएगा किस तरह से पूछा है क्वेश्चन, भारत में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विकल्प में है राजधानी और देश। तो क्या म्यांमार की राजधानी जो है नयपीदा है? तो आपको बताना है हाँ, तो ये सही है आपका। तो कह रहा कौन सुमेलित नहीं, तो जैसे देखिएगा कौन सुमेलित नहीं, अगर ऐसे पूछे तो आपको तुरंत यहाँ हाईलाइट कर लेना है। और कह रहा है क्या इथोपिया की राजधानी खार्तूम है? तो आपको बताना है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है? तो ये आपको सही उत्तर है। और कनाडा की राजधानी ओटावा है? तो ये भी आपका सही उत्तर है। यानी इथोपिया की राजधानी खार्तूम नहीं, यही गलत है। तो आपको सही उत्तर यही लगा देना था। तो आपको जो है इस तरह से पूछना चाहिए, क्योंकि ये सूडान की राजधानी खार्तूम है ना कि जो है इथोपिया की राजधानी है। तो इस तरह से आपको इतनी बार राजधानी इसको इथोपिया का भी दिखाया है, सूडान का भी दिखाया है, आयरलैंड का भी दिखाया है, कर्नाटक भी दिखाया है, म्यांमार का। कोई ऐसा राजधानी जो है आपको पढ़ाए नहीं होंगे कि जो है जब भी म्यांमार के बारे में न्यूज आया होगा तो आपको दिखाए होंगे, इथोपिया के बारे में न्यूज आया होगा तो उसको दिखाए होंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछता है, ये आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है जरूर शेयर करिएगा स्टडी ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत जो है यानी एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जो है किस राज्य से 2 शेरों को जो है लाया गया है? तो सही उत्तर आपका रहे गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से जो है 2 शेरों को लाया गया है। तो गुजरात के जूनागढ़ के सक्करबाग चिड़ियाघर से जो है गिर शेरों का एक जोड़ा जो है भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जो है लाया गया। इस कई सालों से इस पे जो है कार्य हो रहा था कि किस तरह से जो है वहां से ला करके इसको भोपाल में ट्रांसफर किया जाए। तो अब अंतोगत्वा ये चीजें जो है सफल हो गई है। तो ये देखिएगा गिर बाघ जो है ये है, तो आपको याद रखना है। अगला है देखिएगा, ये देखिएगा आपको यह दिखा दे रहे हैं मैप, ये गिर नेशनल पार्क है। तो आपको याद रखना यहीं से लेकर के जो है जाया गया है इसको।
अब देखिएगा एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, निम्नलिखित इग्मो में से जो है राष्ट्रीय उद्यान और संघ शासित संघ या राज्य क्षेत्र जो है में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये भी आपको हाईलाइट कर लेना है। ऐसे उसको जो है सर्किल में ले लीजिए, गोले में ले लीजिए, क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाए कि ये नहीं पूछ रहा, नहीं तो आप वो पढ़ेंगे कि हाँ कौन सा सही सुमेलित है, राजा जी उत्तराखंड, हाँ हाँ ये सही सुमेलित, ऐसे लगाते हैं लोग, जान लीजिए। तो ये आपको जब एक इसको पढ़ेंगे नहीं सुमेलित तो इसका मतलब 3 सही है, एक कोई गलत है, तो आपका ये सही उत्तर आपको ऐसे लगाना है। तो राजा जी उत्तराखंड सही है, ये क्वेश्चन आपको कई बार ये भी बताया गया है। पिन वैली क्या आप कोई बता सकता है कि हम किस दिन बताए थे? हम निश्चित रूप से इसको बताए हैं कि किस दिन जो है कब मनाया जाता है, वो कहाँ है ये पिन वैली, लेकिन तो आपको ये बताना है कि हम इतना, हमको अभी हमारे पास इतना समय थोड़ा कम है, नहीं तो हम इसको दिखा देते किस दिन हम इसको आपको बताए हैं, क्योंकि पिन वैली नेशनल पार्क न्यूज में था, हम इसको बताए ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो आपको याद रखना है। और हमको पूरा याद है कि हम इसको जो है बताएं, लेकिन अब किस दिन बताएं ये चीजें हमको नहीं मिल पा रही थी, हम थोड़ा बहुत देखे, ज्यादा फिर टाइम नहीं मिल पाया। कर्नाटक में बादीपुर है, कितनी बार आपको बताया गया है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी आपको बताया गया। अभी जिस दिन पेपर था उसके 21 तारीख को ही बताए थे, उसके पहले तो कई बार बताए ही हैं, लेकिन 21 तारीख वाला हमारा सेशन आप देख लीजिएगा, बहुत 15-20 मिनट का होगा ज्यादा ज्यादा, तो ये इसको जाके देखिएगा। सिमलीपाल के बारे में हम स्पष्ट बताएं कि ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार और पूछा जाएगा, तो ये सिमलीपाल आपका जो है उड़ीसा में है। 21 तारीख वाला आप जाके लेक्चर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन ही है भी, तो आपको याद रखना है ये। तो कहा ये कौन सा गलत उत्तर है, तो आपको बताना है पिन वैली या नहीं, हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए ये गलत है। उत्तर आपका सही कौन हो जाएगा? पिन वैली वाला सही हो जाएगा। तो ये चीजें आपको बताया जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, इसीलिए जो बताते हैं भाई साहब, आप सबसे बता रहे हैं, भाई बहन जो भी है यहाँ, तो ये आप जो है ध्यान से एक बार देखा करिएगा, क्योंकि जो है पेपर देने का इतना अभ्यास हो गया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको जो है बताते हैं। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विकल्प है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखिएगा, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है 17 जनवरी को जो है 17 जनवरी 2025 को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऑटो शो, और दूसरा सबसे बड़ा ऑटो शो है, इसका उद्घाटन किया जाएगा। वो भी कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली के जो है, दिल्ली में किया जाएगा, भरत मंडपम में जो है, जिसमें जो है 1500 से ज्यादा, ये देखिएगा ज्यादा 1500 से ज्यादा जो है कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को जो है पेश किया जाएगा। 1500 से, पूरे विश्व की 1500 से ज्यादा कंपनियां यहाँ आकर के जो अपना उत्पाद जो है दिखाएगी। दिल्ली एनसीआर के 3 जगहों पे इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन मुख्य जो है आपका जो है भरत मंडपम में होगा, भारत मंडपम में 17 से 22 जनवरी 2025 तक इसका जो है आयोजन होगा, तो याद रखना है। ये देखिएगा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, इस तरह से कुछ जो है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो है मोटर वगैरह से संबंधित, ये जो है उसको पूरा दिखाया जाएगा। तो आपको ऑटोमोबाइल से संबंधित जितनी कंपनियां हैं वहां ये अपना शो दिखाएंगे। अगला देखिएगा, किली होंग किन्सन जो है ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, तो ये किस देश की है? तो सही उत्तर आपका रहेगा ये ब्रिटेन की है, तो आपको याद रखना है, पहला इसका सही उत्तर रहेगा। तो बीबीसी ने इंग्लैंड की धावक है ये जो है कीली होंग किसन, तो इनको जो है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 का जो है पुरस्कार दिया है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है 800 मीटर दौड़ लगाकर गोल्ड मेडल जीता था, तो इस कारण से इनको जो है ये दिया गया। तो ये देखिएगा इनका इमेज है, तो आपको याद रखना है। और अवार्ड दिया गया है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बीबीसी द्वारा मेन यही था। तो इंग्लैंड को ये दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इंग्लैंड के बारे में आप ये जान सकते हैं, इसके बारे में आसपास कौन से देश है, इंग्लिश चैनल यहाँ है, तो ये आप देख सकते हैं। अगला देखिएगा, इसका राजधानी तो आप सब जानते होंगे, लंदन है। नो डिटेंशन पॉलिसी जो है, अब इसको बताना, नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है, यह किस मंत्रालय से जो है संबंधित था? तो सही उत्तर आपका रहे, विकल्प में है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय से संबंधित था, यानी शिक्षा से संबंधित था। तो क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी, इसके बारे में जानिएगा। तो नो डिटेंशन पॉलिसी जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है लागू किया गया था,
जिसके तहत जो है क्लास 1 से लेकर के 8 तक के जो है छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा। ये नियम आया था कि आप सब जानते हो पिछले कुछ वर्षों से जो है ये नियम था कि छात्रों को जो है 1 से 8 तक का फेल नहीं किया जाता, चाहे वो कुछ पढ़ने लिखने लायक हो या ना हो। तो ये नियम लगाया गया था, लेकिन और उन्हें जो है अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन अब नियम इसको चेंज कर दिया गया है इसी नो डिटेंशन पॉलिसी को। नया नियम क्या बनाया गया है कि अगर क्लास 5 से 8 तक के छात्र अगर फेल होते हैं तो उन्हें जो है फेल माना जाएगा। असफल छात्रों को जो पुनः 2 महीने के अंदर जो है 2 महीने के अंदर पुनः परीक्षा देने का जो है मौका दिया जाएगा। देखिए, तो मतलब 5 से अगर 8 में आप पढ़ रहे हैं, मतलब आपके घर का या आप कोई पढ़ रहा है, उसमें से जो है अगर मान लीजिए कोई फेल हो गया तो आपको फेल हो जाएगा। 2 महीने के अंदर आपको मौका दिया जाएगा कि आप पुनः जो है पेपर दे दीजिए। अगर उसमें पास हो जाएंगे तो आपको फिर पास कर दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं इस 2 महीने में पास कर पाए आप, तो आपको जो है फिर नहीं वो किया जाएगा, उसको फेल माना जाएगा। तो ये था आपका पूरा जो है नो डिटेंशन पॉलिसी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है राइट टू एजुकेशन जो है अधिनियम के तहत जो है इसको लागू किया था। आपको बताना है कि राइट टू एजुकेशन जो है अधिनियम कब आया था, और इसको जो है अनुच्छेद 21 के तहत जो है 21A के तहत मूल अधिकार बनाया गया था। तो यह भी आपका शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया था। तो आपको बताना है ये कब आया है। और इसमें क्या है, अगर छात्र पुनः परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा और अगले क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आपसे हम इसको बता ही दिए हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिए। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों तक जो है इसको जरूर शेयर करिएगा।